नमस्कार दोस्तों, मैं रामब्रज आज फिर से बात करूंगा पशुओं में होने वाले रोगों के बारे में। देखिए, आज की वीडियो जो होगी बड़ी स्पेशल वीडियो होगी, क्योंकि आज की वीडियो होगी हमारी स्पेशली डायग्नोसिस के ऊपर। यानी कि पशुओं में हम कैसे डायग्नोसिस करें और कैसे उनके रोगों को पहचानें। क्योंकि पशु हमारा मुंह से चीज़ों को बता नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, तो केवल और केवल जो हमारे एक्सपर्ट जो वेटनरी स्टैंड हैं वो ही हमारे उसको डायग्नोसिस ठीक से कर सकते हैं। और सही इलाज का मतलब ही एक सही डायग्नोसिस होता है। जब तक आपका सही से डायग्नोसिस नहीं होगा, आप उसमें उल्टी सीधी दवाइयां, उसके रेसिप्रोकल दवाइयां लगाओगे जो फायदे की जगह आपको नुकसान देगी। तो देखिए, डायग्नोसिस हम कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें टेम्परेचर को नोटिस करना है कि यानी कि पशु का टेम्परेचर कितना है। और हमें ये आना चाहिए कि हमारे पशु में जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर पे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे देखना। फिर उसके बाद हमें देखना कि हमारे सब नॉर्मल टेम्परेचर पे कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उनको देखना है। देखिए, थोड़ा सा आपको समझा लूं मैं और थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना आपको बता दूं। जैसे कि पशुओं में कभी कभार ब्लॉट आता है, अफारा आ जाता है, तो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, उसमें अफारे की दवाइयां देते रहते हैं, एंटी ब्लॉट ड्रग्स देते रहते हैं। जैसे कि आपका ब्लोटिनेक्स हुआ, आपका टायरेल हुआ, आपका ब्रोटोसिल हुआ, यानी डिफरेंट डिफरेंट तरह के ड्रग्स देते रहते हैं। उससे कोई भी रिकवरी नहीं हो पाती है, कोई भी फायदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी पशु को देने के बाद में और वो अफारा बनता रहता है। तो अफारे के बनने के कारण क्या हो सकते हैं, अफारा क्यों खत्म नहीं होता, किन किन कंडीशन में अफारा खत्म नहीं होता, देखो आपको थोड़ा समझा दूं। जैसे कि मैं बात करूं, आपका ग्रीन फॉडर के कारण अफारा हो सकता है। ग्रीन फॉडर यानी कि ऐसा लेगुमिनस, ऐसा हरा चारा जिसको पशु ने खाया, खाने के बाद में र्यूमन में गया, र्यूमन ने फर्मेंटेशन किया, कुछ माइक्रोफ्लोरा होते हैं उसमें, उसने किया फर्मेंटेशन किया, उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में जितनी देर में पचना चाहिए था वो उससे पहले ही पच गया। जिससे क्या होता है कि र्यूमन में कुछ गैसें बनती है। जैसे कि आपको बता दूं मैं, 67% आपकी CO2 बनेगी यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और आपकी 26% आपकी बनेगी CH4 यानी मीथेन गैस बनेगी। 1% आपकी जो है ऑक्सीजन गैस बनेगी, और कुछ 6% आपकी मिसलेसियस जो गैसें होती हैं वो आपकी बनेगी। तो जैसे कि गैसें बननी थी, और गैसें कहां से पास आउट होती हैं, एक तो आपके माउथ के थ्रू, यानी जब जुगाली पशु करेगा तो आपके माउथ के थ्रू पास आउट होगी, एक आपके एनस के थ्रू पास आउट होगी। अगर ये गैसें सही से पास आउट नहीं हो पाती हैं और जल्दी पास आउट नहीं हो पाती, तो वो क्या करती हैं, वो र्यूमन में ही और अफारा बना देती हैं, जिससे पशु का पेट फूल जाता है। दूसरी बात करूं मैं, आपका जैसे DH हो सकता है। DH बोलूं तो डायफ्रामेटिक हर्निया हो सकता है। डायफ्रामेटिक हर्निया में क्या होता है कि पशु जब कुछ चीजों को खाता है तो खाने के बाद में सीधा निगलता है, उनको चबाता नहीं है। तो निगलने के बाद में जिसके साथ में कुछ फॉरेन बॉडी होती हैं, जैसे कि आपका कील कांटा हुआ, चोबा हुआ, नुकीली कोई चीज हुई, वो उसी चारे के साथ में र्यूमन में चली जाती हैं। और र्यूमन में जाने के बाद में जो रिगर्गिटेशन क्रिया होती है, रिगर्गिटेशन क्रिया में क्या होता है कि र्यूमन से फिर चारा मुंह की तरफ जाता है, फिर पशु उसे जुगाली करने के बाद में फिर से र्यूमन में पहुंचा देता है। तो इस रिगर्गिटेशन क्रिया में केवल और केवल चारा पशु के मुंह तक जाता है। जो फॉरेन बॉडी अंदर गई है, जो कील कांटे अंदर गए हैं, उसको आपका रूट, क्या नाम है, रेटिकुलम है, रेटिकुलम अपने ऊपर खींच लेता है और रेटिकुलम अपने अंदर उसको डाल लेता है। वो चीजें रेटिकुलम में पड़ी रहती हैं, और रेटिकुलम भी आपका कॉन्ट्रेक्शन करता है। रेटिकुलम कॉन्ट्रेक्शन करेगा, कॉन्ट्रेक्शन करेगा, तो क्या होगा, उसमें धीमे धीमे जो न्यूक्लियरी चीज है वो उसको रेटिकुलम को फाड़ना चालू कर देगी। और फाड़ने के बाद में जो बीच में लगा हुआ है डायफ्राम, जो थोरेसिक कैविटी के पास आपका डायफ्राम लगा हुआ है, तो डायफ्राम में धीमे 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 आपका होल करना चालू कर देगी, उसको फाड़ना चालू कर देगी, उसमें चोट पहुंचाना चालू कर देगी। धीमे धीमे क्या कंडीशन आएगी, ये कंडीशन ऐसी होगी कि एक बड़ा सा होल हो जाएगा, जिसके बाहर आपका रेटिकुलम निकल जाएगा। रेटिकुलम उसके बाहर निकल गया तो उसका कॉन्ट्रेक्शन बंद हो जाएगा, उसकी टोन अप बंद हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि पशु में अफारा आना चालू हो जाएगा और पशु जुगाली करना और चारा खाना छोड़ देगा।
दूसरी बात करूं मैं आपकी इंटू ससेप्शन की। जैसे कि इंटू ससेप्शन में क्या होता है कि आंत के अंदर आंत चली जाती है, जिसके आंतों के कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाते हैं और पशु में अफारा बनना चालू हो जाता है। चौथी बात करूं मैं प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में क्या होता है कि पशु को प्रेगनेंसी में टॉक्सिन्स बन जाते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है उसके अंदर जहर बनना चालू हो जाता है और पशु का अफारा आना चालू हो जाता है। पांचवी बात करूं मैं एसिडोसिस के बारे में। जैसे कि पशु को एसिडोसिस हुआ। एसिडोसिस क्या होता है? एसिडोसिस और एल्कलोसिस। पशु ने कोई जैसे शादी में कोई चाशनी वगैरह कुछ मीठा बच गया, कोई पूरी बच गई, तो पशु मालिक ऑनर उसको पशु को डाल देता है और डालने के बाद में पशु को एसिडोसिस हो जाता है। देखिए एसिडोसिस और एल्कलोसिस में आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करा दूं कि एसिडोसिस एल्कलोसिस होता क्या है। यानी कि ऐसा पीएच मान जो हमारा 7 से अगर नीचे चला जाएगा तो आपका एसिडोसिस हो जाएगा, यानी कि एसिडिक हो जाएगा। अगर 7 से ऊपर चला जाएगा तो आपका क्षारीय यानी कि एल्कलोसिस हो जाएगा। अगर आपका पीएच 7 बीच में रहेगा तो आपका उदासीन रहेगा। अब पीएच किससे कहते हैं? पीएच क्या होता है? पीएच आपको बोलते हैं, पीएच की फुल फॉर्म होती है आपकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की उपलब्धता कितनी है। जितनी है उतनी होगी तो ठीक है। अगर उससे ऊपर नीचे चला जाता है तो उसी में क्या होता है कि एसिडोसिस एल्कलोसिस हो जाता है। यह हुआ आपका पीएच। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे पशु को मेस्टाइटिस बन गया, तो मेस्टाइटिस में क्या होता है कि थन में आप दूध निकाल के देखोगे तो उसमें दूध का जो स्वाद होता है मीठे से नमकीन हो जाता है। तो नमकीन हो गया तो हमें मालूम पड़ गया कि वो दूध क्या हुआ? एल्कलोसिस हो गया, वो क्षारीय हो गया। अब उसका जो पीएच है वो आपका 7 से ऊपर निकल गया, तो उसे मेंटेन करने के लिए हम क्या देंगे? ऐसी चीजें देंगे जो एसिडिक हो गई। जैसे कि आपका नींबू है, नींबू का आपका पीएच 2.4 होता है, आपका सिरका है, बहुत सी डिफरेंट तरह की ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी एसिडिक चीजें मिलेगी, आपकी वो खट्टी चीजों में मिलेगी। तो इसे मेंटेन करने के लिए हमें एसिडिक चीजें देनी होगी जो एल्कलोसिस चीजों को मेंटेन करने के लिए। अब मैं बात करूं, आपका टेटनेस हो सकता है। आपने देखा होगा टेटनेस पशु को हुआ, टेटनेस में भी पशु को अफारा बनने लगेगा। और आपकी बात करूं मैं ईसोफेगस चौक की। जब पशु कोई चीजों को खाता है, खाने के बाद में उन चीजों को निगल नहीं पाता, कोई चीजें आपकी ईसोफेगस में फंस जाती हैं, गले में फंस जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पशु को उसके कारण भी अफारा देखने को मिलता है। तो देखिए अफारे की ये कंडीशन हुई। अगर इसमें हम एंटीब्लोट देंगे या कोई एंटी पायरेटिक ड्रग्स देंगे या कोई डिफरेंट तरह के एंटीबायोटिक देंगे, क्या उनका कोई रोल प्ले होगा? मैं बोलता हूं बिल्कुल कोई रोल प्ले नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें अलग कंडीशन है और ये अलग कंडीशन है। जैसे कि आपको थोड़ा सा और समझा दूं, जैसे फीवर हुआ पशु को, अब फीवर में डॉक्टर्स लोग क्या करेंगे? एक आपकी एंटीबायोटिक देंगे, एक आपकी एंटीबायोटिक ड्रग देंगे। तो देखिए आपका फीवर आपका एक तरह से नहीं हो सकता है, केवल और केवल बैक्टीरिया के कारण फीवर नहीं हो सकता, आपका वायरस के कारण भी तो फीवर हो सकता है। अगर आप उसमें एंटीबायोटिक दोगे तो आपका कोई काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। आपका फंगस के कारण हो सकता है, फंगस के कारण अगर आपका फीवर हुआ तो उसमें कोई एंटीबायोटिक काम करेगी? मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं करेगी। आपकी प्रोटोजोआ के कारण फीवर होता है तो अगर उसमें कोई एंटीबायोटिक आप लगाओगे तो कोई काम करेगी? मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं करेगी। आपका फीवर आपका एटमोस्फेयर द्वारा हो सकता है, आपका पर्यावरण वातावरण के द्वारा हो सकता है। जैसे कि पशु में हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक वगैरह हो जाता है तो उसमें भी आपको फीवर देखने को मिलेगा। तो हमें इन चीजों को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, हमें पहचानना चाहिए कि कौन सी जगह में पशु को कौन सा फीवर है। उसी तरह से अगर हम ड्रग्स लगाएंगे, उसी तरह से हम दवा लगाएंगे तो शायद ही मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई आपका गलत इलाज नहीं होगा। जैसे कि आपका प्रोटोजोआ के कारण फीवर हुआ तो उसमें हमें प्रोटोजोआ के कारण जो एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स हैं, हीमोप्रोटोजोल ड्रग्स हैं, उनको आप लगाइए, तुरंत आपका फीवर खत्म होगा। जैसे कि बात करूं मैं, पशु हमारा मुंह से सलाइवा यानी कि सलाइवेशन, आपका मुंह से लारी कब कब डाल सकता है। जैसे कि आपका पॉइजनिंग का केस हुआ, पॉइजनिंग के केस में हमारा पशु मुंह से सलाइवा डाल सकता है, मुंह से सलाइवा डालेगा। दूसरी बात करूं मैं एफएमडी,
यानी फुट एंड माउथ डिसीज, यानी खुर पका मुंह पका में भी आपका पशु मुंह से लारी डालेगा। आपका वह चौक, ईसोफेगस चौक, जब कोई चीज फॉरेन बॉडी हमारे गले में फंस जाएगी, ईसोफेगस में फंस जाएगी पशु के, तो उसके कारण भी पशु आपका मुंह से सलाइवा डालेगा। और आपका हुआ सीबीपीपी यानी कंटेजियस बोवेन प्लूरोनिमोनिया, इसमें भी आपका पशु मुंह से सलाइवा डालेगा। तो हमें हर चीजों को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, हमें हर चीजों को जानना चाहिए। उसके प्रोपोर्शन में आप मेडिसिन लगाओगे, उसके प्रोपोर्शन में आप ड्रग्स लगाओगे, तो आपका कोई इशू नहीं होगा।